एस प्लीज़। हम लोग आज जर्नल एंट्री करते हैं और इसको पूर्णता की तरफ ले जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या आज जर्नल एंट्री ख़त्म हो जाएगी? मैं इसका जवाब सीधा सीधा तो नहीं दे सकता हूँ। हाँ, ये है कि जर्नल एंट्री का चैप्टर मैं ख़त्म कर दूँगा, लेकिन जर्नल एंट्री और लेज़र पोस्टिंग ये दो चीज़ें तो ऐसी हैं जो आखिर तक आपको करते ही रहना है। इस दो के बगैर काम ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो बुक्स हैं, एक तो ओरिजिनल और दूसरा क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। ओरिजिनल जो है वो जर्नल एंट्री है और प्रिंसिपल बुक किसको कहते हैं? लेजर को कहते हैं। तो इनकी ज़रूरत तो मुझे कंटिन्यूअसली हर चैप्टर में ही पड़ेगी। हाँ, किसी में नहीं भी पड़ती है, कोई कह दे अभी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट या कहीं भी, तो हम उस डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहते हैं। और हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक जर्नल एंट्री का बढ़िया सा। ये इलस्ट्रेशन 2 है इनका, क्या कहते हैं, एनसीईआरटी का। इसमें लिखा है सरोज मार्ट फर्निसेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सरोज मार्ट फर्निसेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब है कि एक कोई बिजनेस है जिसका नाम है सरोज मार्ट। हम लोग पढ़े थे सबसे पहले। देखिए, अभी तक मैं कंसेप्ट पर था, हर जगह पर हर टॉपिक पर मैंने अपना वो क्या कहते हैं फोकस जो रखा था, वो क्या रखा था कि कंसेप्ट क्लियर हो, रूल के हिसाब से हम एंट्री कर सकें। अब मेरा फोकस ये है कि इस इलस्ट्रेशन में हम लोग ध्यान से एक कंप्लीट रूप से जनरल एंट्री करते हैं, रूल भी लगाते हुए और फॉर्मेट भी देखते हुए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सरोज मार्ट। सरोज मार्ट की ये बुक है। सबसे पहला कॉलम हम लोगों ने क्या लिखा था? डेट का। दूसरा क्या था? पर्टिकुलर का। इसके बाद क्या था? लेजर फोलियो। और इसके बाद जो अकाउंट डेबिट होंगे उनके अमाउंट लिखे जाएंगे और जो क्रेडिट होंगे उनके अमाउंट लिखे जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। और इस बात को आज हम लोग समराइज़ करते हैं और पूरा करने का प्रयास करते हैं। ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 आर एज अंडर। पहली लिखा है 1/4/2017। यहाँ पर हम लिख देंगे 2017 और यहाँ पर अप्रैल 1 लिख देंगे। ठीक। लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,50,000। इसका क्या मतलब है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,50,000। इसका मतलब है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है कि तो क्या आ रहा है? कैश। असेट इंक्रीज हो रही है तो कैश अकाउंट डेबिट टू, पैसा लगा कौन रहा है? ओनर लगा रहा। तो यहाँ पर लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 1,50,000 being capital introduced by owner। ठीक। गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा ₹36,000। तो इसकी डेट क्या है? ये भी 1 अप्रैल को है। तो अप्रैल 1 गुड्स परचेज एंट्री क्या करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी यहाँ पर असेट गुड्स इंक्रीज़ हो रहा, गुड्स हमारी असेट होती है। तो यहाँ पर हम अमाउंट है 36,000, परचेजेस को डेबिट करेंगे और टू मनीषा
अब यहाँ पर मनीषा को क्रेडिट क्यों किया, उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने पढ़ा गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा ₹36,000, तो इसमें ये नहीं लिखा है कि उधार है, इसमें ये भी नहीं लिखा है कि कैश है। तब हम क्या ढूंढते हैं, तब नाम ढूंढते हैं। अगर नाम है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और अगर नाम नहीं है तो ठीक है। अब स्टेशनरी परचेज फॉर कैश 2200, स्टेशनरी जो हमने परचेज किया है 2200 रुपये का, 2200 रुपये की स्टेशनरी खरीदा है हमने। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, और कैश में ख़रीदा है तो टू कैश लिख देंगे 2200। रूल पता है, देखिए नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग स्टेशनरी परचेज एंड पेमेंट ऑफ कैश इज बीइंग मेड, ठीक है। 2200। ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI फॉर ₹35,000। तो यहाँ पर SBI में बैंक अकाउंट ओपन करने का मतलब क्या हुआ, मैंने कैश ले जा करके SBI में डिपॉजिट कर दिया। अमाउंट कितना है 35,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे SBI बैंक अकाउंट डेबिट। आपकी बुक में वैसे सिर्फ बैंक लिखा गया है, मैं SBI बैंक लिख रहा हूँ, क्योंकि जब एक से अधिक बैंक होते हैं तो बैंक का नाम तो देना मस्ट होता है। अगर एक ही है तो बैंक अकाउंट लिख सकते हैं, इसलिए मैंने SBI लिख दिया है। आपकी NCERT ने सिर्फ बैंक लिखा है, गलत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत लिखा है, एक ही बैंक यूज किया होगा उन्होंने आगे क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है। और टू कैश डिपॉजिट किया है ना 35,000, ठीक। कैश हमारा असेट है, डिक्रीज़ हो रहा तो क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक का बैलेंस बढ़ रहा वो असेट बढ़ रही तो डेबिट हो जाएगा। गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर 16,000, तो कैश ट्रांजैक्शन हुआ या क्रेडिट हुआ, बोलो। टू सेल्स कितना रुपया है 16,000 का, 16,000 मैंने क्रेडिट कर दिया और डेबिट कर दिया प्रिया को डेबिट कर दिया, कितने से 16,000 से। देखो मुझे जो पहले समझ में आ गया वो मैंने पहले कर दिया, चाहे क्रेडिट चाहे डेबिट के लिए जगह छोड़ दिया। अब लोग एक साथ में दोनों समझने का प्रयास करते हैं, कभी कभी खराब हो जाता काम। सोल्ड गुड्स टू निधि ₹14,000, एंट्री क्या करेंगे, टू सेल्स अकाउंट 14,000, डेबिट क्या करेंगे, निधि को डेबिट कर देंगे 14,000 से, ठीक है। अगला निधि पेज 14,000 कैश। अब निधि ने क्या किया है, कैश का पेमेंट कर दिया है, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 14,000 टू निधि 14,000। निधि यहाँ पर डेटर थी, डेटर एसेट होती है, जब इंक्रीज हुआ तो डेबिट किया, और सेल हमारा रेवेन्यू था, रेवेन्यू को क्रेडिट किया है। बहुत सी किताब में लिखा है सेल में गुड्स गोज आउट का कॉन्सेप्ट दिया गया है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। क्यों, मान लीजिए 14,000 का गुड्स है, 14,000 की सेल है, गुड्स हो सकता है 12,000 का हो, नॉर्मली प्रॉफिट पर ही तो बेचा जाता है, या हो सकता है लॉस पर भी बेचा जाए। वो जो गुड्स होता है उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, इसलिए वहाँ गोज आउट और प्रॉफिट दो कॉन्सेप्ट मिक्स हुए होते हैं। तो जो भी गोज आउट का कॉन्सेप्ट बताता है वो अधूरा है। गोज आउट और प्रॉफिट दोनों मिक्स होते हैं, दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो उसे रेवेन्यू कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए होली खेलते हैं तो उसमें देखेंगे लाल और हरा दोनों रंग मिलाइए तो वो क्या बन जाता है, काला कलर बन जाता है। इसी तरीके से जब हमने कॉस्ट और प्रॉफिट को मिला दिया और रेवेन्यू बन जाता है। ये लिखा भी गया है, सी इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में इसको एक्सप्लेन भी किया है कि सेल इज़ अ रेवेन्यू।
तो हमारा सेल रेवेन्यू की कैटेगरी में आता है। 14,000 कहाँ चला गया? अच्छा, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु। रितु से 20,000 का गुड्स, अब देखो यहाँ लिखा है तो परचेज हुआ। परचेजेस क्या है हमारी? असेट है, असेट इंक्रीज हो रही है कितने, और टू क्या रहेगा? रितु। रितु से उधार खरीदा जा रहा है। अब अमाउंट देख लूँ, अमाउंट भूल जाता है। 20,000 ठीक है। इंश्योरेंस पेड बाई चेक 6,000। इंश्योरेंस का पेमेंट किया गया, तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? खर्चा होता है, तो खर्चा बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6,000। बाई कैसे है? चेक से है क्या? एक मिनट, हाँ, टू बैंक 6,000। ठीक है, कोई डाउट? डेट लिखना मैं भूल गया, डेट आप लिख लीजिएगा या लिख दूं? चलो, स्टेशनरी भी 1 अप्रैल को खरीदी गई थी, अप्रैल 1। और फिर ओपन बैंक अकाउंट 35,000 से जो ओपन हुआ था वो अप्रैल 2 को था। ठीक है, फिर गुड्स प्रिया को जो बेचा गया था वो भी अप्रैल 2 को था। निधि को जो बेचा गया है अप्रैल 5 को है। ठीक है, निधि को भी बेचा गया अप्रैल 5 को। निधि ने अमाउंट जो दिया है 8 तारीख को दिया है, तो अप्रैल 8 हो गया। रितु से जो ख़रीदा गया है वो कब ख़रीदा गया है? 10 को, अप्रैल 10 है। फिर इसके बाद इंश्योरेंस का जो पेमेंट हुआ है उसकी डेट जो हमारी है वो अप्रैल 14 है। मैंने ऊपर ईयर लिख दिया है, तो हमको बार बार डेट के आगे ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अप्रैल 18 लिखा है। पेड रेंट 2,000, रेंट का पेमेंट किया गया, तो हम क्या करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट 2,000 से और टू कैश। पेड लिखा है और ये नहीं बताया गया है कि कैश पेमेंट है या चेक से पेमेंट है, तो एजम्पशन हमारी क्या होती है? कैश पेमेंट है। गुड्स कास्टिंग 1,500 गिवन एज अ चैरिटी। 1,500 का गुड्स चैरिटी के रूप में दे दिया गया है, तो हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ गुड्स गोज आउट हो रहा है, चूँकि गुड्स कास्ट प्राइस पर जा रहा है। जब गुड्स कास्ट प्राइस पर जाता है तो गोज आउट होता है, और जब वो प्लस प्रॉफिट के साथ में जाता है, प्लस प्रॉफिट का मतलब पॉजिटिव एडिशन निगेटिव एडिशन दोनों होता है। प्रॉफिट जब प्लस होता है तो हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस किया था, तो उसे प्रॉफिट कहते हैं, और जब प्रॉफिट माइनस होता है तो उसे क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। तो यहाँ पर गुड्स जा रहा है अपनी कास्ट प्राइस पर, तो हम क्या लिखेंगे? टू परचेजेस। तो यहाँ गोज आउट है, असेट डिक्रीज हो रही। टू परचेजेस कितने से है? 1,500। और डेबिट क्या करेंगे? चैरिटी, किसी को दान वगैरह दिया है, ये हमारे एक्सपेंसेस में ट्रीट होता है। ठीक है। परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर 11,200।
अब इसमें कुछ लिखा तो है नहीं कि ये जो ख़रीदा गया तो कैसे ख़रीदा गया, नगद या उधार, और नाम भी किसी का नहीं दिया है, तो क्या मानेंगे हम इसको? हम कहेंगे कि कैश ट्रांजैक्शन है। तो हमने यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया है और टू कैश अकाउंट 11,200। ठीक है। कैश विड्रॉल फॉर हाउस होल्ड परपजेज, क्या किया है? कैश विड्रा किया है हाउस होल्ड परपजेज से। तो हाउस होल्ड किसके हाउस होल्ड परपजेज से होता है? सीधी सीधी एजम्पशन होती है मालिक के घर के खर्चे के लिए किया गया है, तो इसका मतलब है ये ड्राइंग होगी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना अमाउंट लिखा था? 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। ठीक है। जब मालिक यहाँ पर ड्राइंग डेबिट क्यों होती है? कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। जब पैसा लगाता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है और जब निकालता है तो कैपिटल डिक्रीज होता है। ठीक है। अब ये भी कह सकते हैं हम कैपिटल यहाँ क्यों नहीं डेबिट कर लेते हैं? कैपिटल में से हम इसको माइनस करते हैं, ले जा करके एडजस्ट करते हैं, बाद में करते हैं। उससे ये हमको पता चलता है एक बार देख लेने पर ही, जब ड्राइंग अकाउंट देखते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि इतना पैसा इस पीरियड में ओनर ने विड्रा किया है, इसलिए यहाँ पर इसका नाम ड्राइंग रखते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश ₹1,200, जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो कैश में मिला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट रिसीव $1,200, और मिला कैसे है? कैश में। ठीक। कैश सेल्स 2,300, कैश सेल कितने का हो रहा? 2,300 का कैश सेल है। तो सेल से क्या होता? टू सेल्स, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, और कैश हमारा असेट है तो असेट डिक्रीज हो जाएगा, तो असेट अकाउंट डेबिट और रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है। तो 2,300 है, 2,300। इसकी डेट क्या है? 30/4 अप्रैल 30। अच्छा, ऊपर भी रह गई है चैरिटी दिया है अप्रैल 20। फर्नीचर खरीदा है अप्रैल 24। ड्राइंग किया है कैश विड्रॉन फ्रॉम हाउस अप्रैल 24, और फिर इंटरेस्ट रिसीव किया है अप्रैल 30। अप्रैल की ट्रांजैक्शन है, बाकी सारी ट्रांजैक्शन अप्रैल 30 की होंगी। कंपनसेशन पेड ₹3,000 बाई चेक, कंपनसेशन का पेमेंट हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कंपनसेशन अकाउंट डेबिट। बाई चेक है तो टू बैंक लिखेंगे। कितना है? 3,000 है। कंपनसेशन का मतलब है किसी का कोई नुकसान हुआ होगा उसका पेमेंट दिया है, जो कि फर्म इसका बिजनेस की जिम्मेदारी थी। टेलीफोन बिल पेड बाई चेक, तो टेलीफोन क्या है? बिल, ये हमारा एक्सपेंस है अप्रैल 30। टेलीफोन अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? या टेलीफोन एक्सपेंस लिख सकते हैं इसको, 2,000। पेमेंट किया कैसे है? बाई चेक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू बैंक। रूल तो समझ में आ रहा ना कि टेलीफोन एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और बैंक से पैसा जा रहा, तो असेट। हाँ। पेमेंट ऑफ सैलरीज इन कैश 12,000, तो क्या लिखेंगे? सैलरीज अकाउंट डेबिट
ठीक है। 12,000 टू कैश, चेक से तो नहीं है, अच्छा कैश है, टू कैश अकाउंट 12,000 ये है। हम लोग हर पेज पर जाते हैं, जब पेज हमारा कंप्लीट होता है तो इसका हम टोटल कर लेते हैं। हम टोटल नहीं करेंगे, आप लोगों को टोटल कर लेना है। और अगले पेज पर इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड कर लेते हैं। मान लीजिए एक पेज पर हमने टोटल किया, दूसरे पेज पर जाएंगे तो यही बैलेंस, मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पर आया 20,000, तो यहाँ पर भी 20,000 होगा। तो अगली जब लाइन में जाएंगे तो ये 20,000 और ये 20,000 कर लेंगे। इसका कोई और पर्पस तो नहीं होता है, लेकिन इससे काम होता है हमारा कि जो अगर इधर का टोटल और इधर का टोटल, दोनों साइड का टोटल अगर मैच कर जाता है तो मैं ये मान लेता हूँ, या हम लोग ये मान लेते हैं कि अब देखो जैसे यहाँ पर करेंगे तो यहाँ मैंने परचेजेस को क्रेडिट में 1500 लिख दिया और चैरिटी को 1500 लिखना भूल गया था। अब यही टोटल में पकड़ जाता, मैंने 20,000 जो लिखा है ऐसे रफ फिगर लिख दिया है। हाँ, नहीं तो ये कह दो कि 20,000 गलत है, जो भी टोटल होगा वो लिखते हैं। तो यहाँ 1500 भी पकड़ में आ जाता कि इसको मैंने लिखा नहीं है, इसलिए इसका टोटल किया जाता। बाकी टोटल का और जो पर्पज़ यहाँ कुछ नहीं है। तो आगे हम लोग अभी जब ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे वो भी टोटल करके हम लोग चेक करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट सेम, मतलब दोनों तरफ में सेम अमाउंट गया है कि नहीं।